वेलकम आप सभी का। आज मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रामबाण होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहना, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। एक्चुअल में हम किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग या एडिटोरियल की रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज और क्लोज टेस्ट में स्कोर कर पाएँ। हम किसी भी लिखे हुए पैसेज या पैराग्राफ को रीड करें और रीड करते करते उसे हम समझ लें, उसके बाद उसके नीचे लिखे हुए सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर दें ताकि हमारा स्कोर बढ़े और हम सिलेक्ट हो जाए, हमें जॉब मिल जाए। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, ये बैंकिंग में भी हमसे पूछा जाता है, एसएससी में भी, यूपीएससी सीसेट में भी और एनडीए सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन में भी। मतलब हर जगह हमें पैसेज देखने को मिलता है, उसके क्वेश्चंस हमें सोल्व करने ही हैं। हम इसे स्किप भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इसे स्किप कर दिया तो हमारा स्कोर कम हो जाएगा और हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि इसे छोड़ के हम कहीं और मेहनत करके नंबर ला सकते हैं। हमें ये करना ही होगा, स्कोर हमें यहाँ करना ही होगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक तो उनकी वोकैब कमज़ोर होती है, दूसरा जब वो रीड करते हैं तो उन्हें रीडिंग का तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से रीड करना है, किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। तीसरा, वो पूरे पैराग्राफ को बेचारे पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, ये अलग लैंग्वेज में लिखा होता है। एक तो ये वैसे समझ नहीं आया, ऊपर से क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, वो भी समझ नहीं आया। उसे यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो मिल जाए। मिलता है नहीं है तो बाद में तुक्का लगाते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं। और ये गलती उनकी नहीं है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की नहीं है, ये गलती है उनके बैकग्राउंड की, क्योंकि वहाँ उन्हें इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं गई, समझाने की कोशिश ही नहीं की गई है। लेकिन आपको मैं एक ऐसे तरीके से मिलाने वाला हूँ आज जो लॉजिकली है, जो आपको 100% इम्प्रूवमेंट करेगा ही करेगा, आपकी मदद पक्का करेगा। ये तरीका बड़े ध्यान से समझना। मैं कोई ऐसी ट्रिक नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये करना है वो इससे स्कोर हो जाएगा और मैं 2-4 पैराग्राफ अपने हिसाब से लेके आऊँ और उस ट्रिक को वहाँ लगा के आपको दिखा दूँ, देखो ये हो रहा है, आप इम्प्रेस हो जाओ। मैं वो काम नहीं करूँगा। मैं आपको लॉजिकली तरीका दे रहा हूँ। आज का ये एडिटोरियल है, मैंने कोई पैसेज अपनी तरफ से नहीं बनाकर आपके सामने रखा है। आज के एडिटोरियल को मैं पढ़ के बताऊँगा कि किस तरीके से आपको उसे रीड करना है, वो तरीका क्या है। कई सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या किसी भी क्लोज टेस्ट में जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने इतनी वोकैब पर काम नहीं किया अपने उस टाइम जब आपको करना था। तो उन सारी चीज़ों से कैसे आपको पार पानी है, वो सारे तरीके मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए पिछले 10-12 दिन से लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, एडिटोरियल और आर्टिकल की रीडिंग करा रहा हूँ। उसमें मैंने वोकैब कवर कराने की कोशिश की है, ग्रामर से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ये भी बताने की कोशिश की है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये भी मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है, रीअरेंजमेंट में भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। तो वहाँ मैंने क्या किया है, आपको वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करना सिखाया है कि आपको कैसे इसका मीनिंग निकालना है, कैसे इसे समझना है। और आपके समझ में भी आया, कुछ बच्चों ने कमेंट में भी बताया, अप्रिसिएशन दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको रीडिंग करना बताया है, इसके हिसाब से अगर कोई बड़ा सा पैसेज आ गया तो आपको उसमें 12 से 15 मिनट लग जाएंगे सोल्व करने में। क्या एक्चुअल में इतना टाइम है हमारे पास? नहीं। अगर हम इतने टाइम में 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेंगे तो वैसे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें इस पैसेज को अगर ये बड़ा भी आया है तो 5 से 6 या 7 मिनट तक, 5 से 7 मिनट के बीच में सॉल्व करना ही होगा हर हाल में, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। ऑप्शन नहीं है हमारे पास दूसरा। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के अंदर इसे रीड करना है और कैसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अगर आपको आज का तरीका पसंद आएगा तो कमेंट में बताना कि हाँ आज वाला तरीका पसंद आ रहा है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है, या फिर वो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग वाला पसंद है, क्योंकि उसमें आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ जो आज मैं करने वाला हूँ इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी आपके सामने, लेकिन वो जो टाइम मैनेजमेंट है आज से मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 12 से 15 मिनट का टाइम है इसे मैं घटाकर 7 से 8 मिनट पर लेके आऊँ, उसके बाद 5 से 7 मिनट पर लेके आऊँ, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट में अगर हमने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए रीड करते हैं और उसी तरीके से रीड करता हूँ मैं जैसे आपको एग्जामिनेशन के अंदर करना है, और कैसे ऑब्जर्व करना है चीज़ों को वो मैं आपको समझाता चलूँगा। शुरू करता हूँ। आज का एडिटोरियल ये है, ट्रम्प अगेन ऑन चार्जिंग ऑफ ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग इसकी है, द फ्रॉड चार्जेस आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर जीओपी। जीओपी मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो अब रिपब्लिकन पार्टी है, टू फाइंड न्यू लीडरशिप। ये फ्रॉड चार्जेस हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है जीओपी के लिए नई लीडरशिप पाने के लिए, फाइंड करने के लिए। आइए शुरू करता हूँ इस पैसेज को, इस एडिटोरियल को पढ़ना। द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी ओन्ड बाय द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, हैज़ बीन चार्ज बाय अथॉरिटीज़ इन न्यूयॉर्क स्टेट ऑन 15 felony counts, including for committing a scheme to defraud
कॉन्स्पिरेसी, ग्रैंड लार्सेनी, क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड एंड फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड। अभी इतना यहाँ तक पैराग्राफ था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने रीड किया और इसके अंदर क्या लिखा है, क्या ऑब्जर्व मुझे करना था वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। मुझे अब कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने रीड किया ये बात मेरे समझ में आ गई है। अब आपको भी ऐसे रीड करने के बाद समझना है चीज़ों को, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं निकालना है आपको। कैसे, मैंने क्या समझा, समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ओनर डोनाल्ड ट्रम्प हैं। ये जो इतनी इधर बात लिखी थी इस पर मैंने खास फोकस नहीं किया, बस मैंने ये देखा कि ओनर कौन है इसके, डोनाल्ड ट्रम्प। इस ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज किया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा 15 फेलोनी काउंट्स में। फेलोनी मतलब होता है ऐसे क्राइम जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये बेसिक वोकैब आपको आनी चाहिए। उसमें इंक्लूड किया गया है एक डिफ्रॉड का केस मतलब धोखेधड़ी का केस, कॉन्स्पिरेसी का केस, ग्रैंड लार्सेनी का केस मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को चुराने का केस, क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड का केस और फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स का, बिजनेस रिकॉर्ड को फॉल्सिफाइंग करने का। फॉल्सिफाइंग अगर आपको नहीं पता है तो आपको फॉल्स तो पता ही है, तोड़ के देख लो वर्ड को। फॉल्स मतलब होता है झूठा, मतलब बिजनेस रिकॉर्ड्स को झूठा करने का केस, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे बिजनेस रिकॉर्ड के वो झूठा दिखाने की कोशिश की है, अदला बदली करने की कोशिश की गई। अब इस पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा था नहीं छोड़ने के लिए, अगले पैराग्राफ से आपको बात समझ में आएगी। ये तो समझ में आ गया होगा आपको क्या लिखा गया है इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया। अगला क्या कह रहा है पैराग्राफ, प्रोसिक्यूटर्स हैव ऑल्सो ब्रॉट चार्जेस अगेंस्ट द स्वीपिंग एंड ऑडेसियस फ्रॉडुलेंट स्कीम इन्वॉल्विंग द फर्म्स CFO taking more than $1.7 million in undeclared remuneration from the company for personal expenses। क्या कह रहा है, क्या समझ में आया मेरे इतने पैराग्राफ में कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने चार्जेस लगाए हैं एक फ्रॉडुलेंट स्कीम के खिलाफ, और वो कौन सी स्कीम है, स्वीपिंग एंड ऑडेसियस, व्यापक और दुस्साहसी स्वीपिंग एंड ऑडेसियस एक स्कीम है उसके खिलाफ, और उसमें इन्वॉल्व किया गया फर्म के CFO को। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर है उसे इन्वॉल्व किया गया है टेकिंग मोर देन $1.7 मिलियन, इतने रुपए ज़्यादा लेने के लिए इन अनडिक्लेयर्ड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है किसी भी काम को करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, कोई काम किसी ने किया उसके लिए जो पैसा दिया गया उसे हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो ऐसा रेम्यूनरेशन, ऐसा पैसा जो किसी काम के लिए किया गया लेकिन वो अनडिक्लेयर्ड था, वो डिक्लेयर हुआ ही नहीं था, और इतने रुपए उसने ज़्यादा लिए हैं फ्रॉम द कंपनी से फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने निजी खर्चों के लिए। वाइल मिस्टर ट्रम्प हैज़ नॉट बीन चार्ज इन दिस लीगल सैल्वो। हो सकता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ये ना पता हो सैल्वो क्या होता है। ऐसी जगह आपको क्या करना है वो तरीका समझो। यहाँ जो भी अभी हमने पढ़ा, जो भी हम अभी सीख कर आए हैं, उसके तुरंत बाद क्या लिखा है, वाइल, जबकि। अब देखो जो भी यहाँ लिखा होगा जबकि इसका उल्टा बताने वाला होगा कुछ, जबकि ट्रम्प को हैज़ नॉट बीन चार्ज, जबकि ट्रम्प को इस सब में चार्ज नहीं किया गया। सैल्वो का मीनिंग नहीं पता है, छोड़ दो, बात ही खत्म हुई इसकी। भाई इस सब में जो चल रहा था, ये जो चार्जेस लगे थे, इन सब में मिस्टर ट्रम्प को चार्ज नहीं किया गया, मिस्टर ट्रम्प की ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज किया गया। सिंपल सी बात समझ में आई आपको। सैल्वो का एग्जैक्ट मीनिंग वैसे मौका होता है या फिर क्राइम चार्ज भी हो सकता है, अलग अलग इसके मीनिंग निकलते हैं जहाँ जहाँ ये लिखा होता है उसके हिसाब से। फिलहाल मैंने इसका मीनिंग छोड़ने के बाद भी इस लाइन का मीनिंग निकाल लिया अपने दिमाग में। ऐसे आपको करना है। इट इज़ पॉसिबल दैट अब जो बच्चे मासूम हैं, जिन्हें इंग्लिश का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिन्होंने इंग्लिश को सिर्फ रटा है या उन्हें रटाया गया है, वो यहाँ देखेंगे कि सर 2 बार दैट तो आ ही नहीं सकता, ये गलत है। नहीं, ये अपनी जगह ठीक लिखा है। कैसे लिखा है समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये लिखा हुआ है इट इज़ पॉसिबल, ये इतना पार्ट अलग हुआ, एक छोटा सेंटेंस हुआ जिसे हम क्लोज बोलते हैं, दैट की। अब ये की निकाल रहा है मीनिंग, मतलब ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और ये वाला दैट जो है, दैट माइट हैपन, जो हो सकता है, दैट माइट हैपन जो हो सकता है, तो ये इसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये कंजंक्शन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ, तो दोनों दैट अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों ठीक लिखे हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में ये हो सकता है। क्या हो सकता है, ये कि मिस्टर ट्रम्प पर चार्ज लग जाए। इसी सेंटेंस के बाद तो लिखा गया ये, शुड द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन दैट ही इंगेज इन क्रिमिनल कंडक्ट। अब देखो इस वाली लाइन का मीनिंग निकालना कितना आसान है। शुड द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन दैट ही इंगेज्ड इन क्रिमिनल कंडक्ट। अब मुझे अगर इस वाली मीनिंग का या इस वाली लाइन का यहाँ तक का मतलब पता नहीं चल रहा है ना, तो मैं इस ही इंगेज से मतलब निकाल पा रहा हूँ कि अगर वो इंगेज होता है इस क्राइम के अंदर तो ये पॉसिबल है कि उस पर ऐसे चार्ज लग जाएं फ्यूचर के अंदर। बात समझ में आई। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल गया है कि अगर ऐसी जांच होती है
तो और इसे पाया जाता है क्राइम के अंदर इंगेज्ड, तो इस पर ये चार्ज लग सकते हैं फ्यूचर में। तो किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना था, बातें समझ में आ रही हैं? आगे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपको खिला दी जाए और एकदम समझ में आ जाए, चीज़ें टाइम तो लेंगी ही। आइए रीड करते हैं आगे। ऑलरेडी मिस्टर ट्रम्प्स नेम वॉज मैंशनड एट सेवरल पॉइंट्स इन इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट, अब यहाँ नया वर्ड आया है, इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं निकाल के बताऊंगा इसका मीनिंग किस तरीके से निकल सकता है, अगर नहीं भी पता है तो। एंड द एविडेंस एट हैंड appeared टू शो दैट एज द फॉर्मर CEO ऑफ द कंपनी, द 45th president of the US had signed some of illegal compensation checks in the 15-year tax fraud scheme। अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को देखो, यहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी। मैं आपको समझाने की एक्चुअल में आज कोशिश क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ऑलरेडी जो मिस्टर ट्रंप का नेम है वो मेंशन किया गया था कुछ पॉइंट्स पर। इंडिक्टमेंट मतलब जो अभी चल रहा है इस पैसेज में, वो क्या चल रहा है? चार्जेस की बात हो रही है ना, अभी तक और कुछ तो पढ़ा नहीं हमने, चार्जेस की ही बात हुई है कि ऐसे ऐसे चार्ज लगे हैं, तो यहाँ चार्ज की ही बात हो रही होगी। चार्ज के कुछ पॉइंट में मिस्टर ट्रंप का नाम मेंशन किया गया था। इंडिक्टमेंट का मतलब भी चार्ज ही होता है, तो मीनिंग अपने आप निकल जाएगा। इंडिक्टमेंट का मतलब एक्चुअल में चार्ज होता है, और अभी तक पैसेज में चार्ज की ही बात की गई है, तो हम इसे अगर मीनिंग नहीं पता है तो चार्ज से ही रिलेट करेंगे और कर देंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा और वही ठीक हो जाएगा अगर आपने उस पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो। एंड द एविडेंस एट हैंड appear टू शो दैट एज द फॉर्मर CEO ऑफ द कंपनी। इस बात को मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि यहाँ कोई काम की बात ही नहीं लिखी है इसके अंदर। कुछ लिखा है इसके अंदर? नहीं लिखा है, तो मैं इस पर ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं इसका मीनिंग भी नहीं निकालूंगा अपने दिमाग में, छोड़ दूंगा मैं इसे। द 45th president ऑफ द US हैड साइंड। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि जो ट्रंप हैं उन्होंने साइन किया है सम ऑफ इलीगल कंपनसेशन चेक्स, कुछ ऐसे चेक पर जो कंपनसेशन है, मतलब कंपनसेशन का मतलब क्या होता है भाई? जो क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिया जाता है, मतलब कहीं कोई नुकसान हो गया जिसे हम मुआवजा बोलते हैं, वो होता है। तो कुछ ऐसे चेक पर उन्होंने साइन किए हैं जो इलीगल थे इन 15-year टैक्स फ्रॉड स्कीम। सिंपल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बात समझ में आई कि ट्रंप ने कुछ इलीगल कंपनसेशन चेक पर साइन किए थे 15-year टैक्स फ्रॉड स्कीम में, और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया यहाँ से, ना मुझे चाहिए। जो भी लिखा हुआ है मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि एविडेंस हाथ में था या पैर में था, नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि उन्होंने इलीगल कंपनसेशन चेक पे साइन किए थे या नहीं किए थे, या फिर यहाँ 15 की जगह 13 लिख कर दे देगा कि वो स्कीम जो थी वो कितने साल वाली थी। सिंपल है। तो उन्हीं चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन लिखी हुई हैं। अपने आप आपका काम आसान हो जाएगा। आप अगर इस वाली लाइन को ध्यान में दे रखोगे ना, तो आप जो मेन बात है उसको भी नहीं निकाल पाओगे, उसको भी नहीं समझ पाओगे। देयर आर ऑल्सो इंडिकेशंस दैट द इंडिक्टमेंट माइट बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग इन रिलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस ऑफ मिस्टर ट्रंप एंड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से क्या पता चलता है इस पैराग्राफ से यहाँ तक कि जो ट्रंप हैं और उनका ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस जो हैं, उसकी जो न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए जो इंडिक्टमेंट है, जो ये चार्जेस लगे हैं, जो नाम लिया गया था ट्रंप का, वहाँ, क्योंकि उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी को हमने यहाँ कनेक्ट किया है, वहाँ वो जो इंडिक्टमेंट है वो टिप हो सकता है, वो इसका एक हिस्सा हो सकता है। किसका? जो अटॉर्नी की इन्वेस्टिगेशन है उसका कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को लेकर ट्रंप और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में। क्या मतलब हुआ ऐसे? क्या यहाँ से मिलता है कि जो इंडिक्टमेंट हैं, जो चार्जेस हैं, जहाँ नाम लिया गया है ट्रंप का, ये जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की इन्वेस्टिगेशन है उसे मदद कर सकता है। वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसे मदद कर सकता है, उसे मदद मिल सकती है इस इंडिक्टमेंट से, यहाँ जो नाम लिखा गया है ट्रंप का उससे। ये बात मुझे ऑब्जर्व करनी है, बाकी कुछ भी नहीं ऑब्जर्व करना है, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनना होगा तो। इन मई 2021 लीगल फाइलिंग्स इन न्यूयॉर्क रिवील्ड। इतनी बात तो आपको समझ में आती है कि मई 2021 में लीगल फाइलिंग्स, जो लीगल फाइल की गई थी, जो लीगल फाइल हैं, उन्होंने रिवील किया है दैट द ऑफिस ऑफ द DA साइरस वेंस, किसी का नाम है, वॉज आर्गुइंग इन कोर्ट दैट मिस्टर ट्रम्प्स अकाउंटेंट were required to produce 8 years of his personal and corporate tax returns in compliance with the grand jury subpoena। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, सबपीना है, सबपीना, नॉट सबपोइना, सबपीना। सबपीना होता है समन्स, ऑर्डर जो होता है कोर्ट से आता है कि आइए जना आपका स्वागत है, समझ गए ना आप। तो ये क्या कह रहा है भाई आगे, एक साइरस वेंस नाम के कोई पर्सन है, ये आर्ग्यू कर रहे थे कोर्ट के अंदर कि जो मिस्टर ट्रंप के अकाउंटेंट्स हैं
उन्हें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड थी प्रोड्यूस करने की 8 साल के अपने पर्सनल और कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न्स को। और ये बात ग्रैंड ज्यूरी सबपीना में थी, मतलब ये कोर्ट ने बुलाया था उन्हें। ये बात ऐसी नहीं थी कोई न्यूज़पेपर में छपी हुई, मीडिया में निकली हुई, ये कोर्ट ने आदेश किया था। ये इतनी सी बात है। दिस हिंटेड दैट what was originally suspected to be an inquiry into illicit payment made by Mr. Trump's associate. This hinted, ये हिंट करता है, ये संकेत देता है कि what was originally suspected, कि सस्पेक्टेड क्या था, सस्पेक्ट क्या था ओरिजिनली इंक्वायरी करने के लिए इस इलिसिट पेमेंट में, इस अवैध पैसे में जो मिस्टर ट्रम्प के एसोसिएट्स के द्वारा किया गया। बात समझ में आ रही है आपको? मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ता जा रहा हूँ जो काम की नहीं है, मैं बस मेन बात को पकड़ रहा हूँ, बात खत्म हो जाती है। प्रायर टू 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, two women who said they had affairs with the Mr. Trump had expanded into a far-reaching investigation relating to bank and insurance fraud. क्या हुआ कि जो 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें 2 वुमेन ने ये कहा था कि उनका अफेयर है मिस्टर ट्रम्प के साथ, और उसकी वजह से हैड एक्सपेंडेड इनटू अ फार रीचिंग इन्वेस्टिगेशन, उसकी वजह से बैंक और इंश्योरेंस फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन इतनी दूर पहुंच गई थी, पुरानी बात हो रही है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितनी चीज़ों को पकड़ना है, कितनी चीज़ों को छोड़ना है। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, 10 दिन की रीडिंग के बाद अपने आप इंप्रूवमेंट आ जाएगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आगे रीड करते हैं। वाइल मिस्टर ट्रम्प हैज़ करेक्टरिस्टिकली अटैक्ड द ऑनगोइंग इंडिक्टमेंट एंड ब्रॉडर केस एज अ पॉलिटिकल विच हंट बाय द रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स। मिस्टर ट्रम्प ने अटैक किया है इस चलते हुए चार्ज पर, जो चार्ज चल रहा है, जो इंडिक्टमेंट चल रहा है इस पर, एंड ब्रॉडर केस एज, और ये बताया कि ऐसे केस ब्रॉड किया जा रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे पॉलिटिकल विच हंट बाय रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स, कि रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स के द्वारा जैसे एक राजनीतिक डायन का शिकार किया जा रहा हो। विच मतलब होता है डायन, राक्षस का फीमेल वर्जन। देयर इज़ नो एस्केपिंग द रियलिटी दैट इफ़ द चार्जेस स्टिक एंड द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज टू ब्रॉडन इट्स स्कोप, he will be hobbled by a political distraction should he attempt a second presidential run in 24। क्या लिखा है? ये लिखा है कि अगर ये चार्जेस स्टिक करते हैं, मतलब ये चार्जेस लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहता है अपने स्कोप के साथ पूरी तरीके से, तो वो होबल्ड हो जाएंगे, मतलब वो धरे जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे, वो बचेंगे नहीं इससे। बाय अ पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन शुड ही अटैम्प्ट अ सेकेंड प्रेसिडेंशियल रन इन 2024। क्या उन्हें 2024 के इलेक्शन में फिर से अटैम्प्ट करना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? इतनी सी बात तो लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा है। देयर हैव बीन ट्रबलिंग क्वेश्चंस अबाउट हिज बिजनेस एक्टिविटीज़, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ट्रबलिंग क्वेश्चंस हैं। क्या क्या? एवर सिंस ही एंटर्ड ऑफिस, इंक्लूडिंग गिवन दैट हिज रियल एस्टेट होल्डिंग्स वर यूज्ड फॉर यूएस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, वेदर ही वॉज इन वायलेशन ऑफ द इमोल्यूमेंट्स क्लॉज ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है कि जब उन्होंने अपने ऑफिस में एंटर किया था, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद से जो उनका रियल एस्टेट होल्डिंग्स है वो सब यूज़ किया गया यूएस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। अब वो चाहे वायलेशन से हुआ है या फिर बिना वायलेशन के हुआ है, मतलब चाहे वो लीगल था या इलीगल था, हुआ तो वो यूएस गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए है, ये उन्होंने दिखाया है। द लार्जर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये है, हाउएवर, हालांकि बड़ा क्वेश्चन ये है, इज़ द वन फेसिंग द रिपब्लिकन पार्टी एज सच व्हेन द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रोल्स अराउंड, विल इट कंटिन्यू टू प्लेस इट्स फेथ इन अ मैन who, despite claiming to be an outsider to Washington politics, is evidently no different from any run-of-the-mill plutocrat or any network member of the corporate elite bent on maximizing personal gain no matter the social cost। क्या कह रहा है यहाँ से कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हालांकि ये है कि जब अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा तो क्या ये जो इस इंसान के अंदर फेथ है ये कंटिन्यू रहेगी, वो फेथ दिखाएंगे, विश्वास दिखाना जारी रखेंगे। हु डेस्पाइट क्लेमिंग टू बी एन आउटसाइडर टू वॉशिंगटन पॉलिटिक्स, जो ये क्लेम करता है, क्लेम करने के बावजूद भी इसके कि वो वॉशिंगटन पॉलिटिक्स के बाहर का आदमी है, इज़ एविडेंटली नो डिफरेंट फ्रॉम एनी रन ऑफ द मिल होता है ऑर्डिनरी। क्या एक ऑर्डिनरी आदमी में, ऑर्डिनरी प्लूटोक्रेट में और एक नेटवर्क मेंबर ऑफ कॉरपोरेट एलाइट जो है, जो अपने पर्सनल गेन की तरफ ज़्यादा रहता है, जिसे बस अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत फ़ायदा चाहिए, उसके लिए चाहे सोशल कॉस्ट कुछ भी हो, चाहे समाज में कुछ भी हो जाए, उसमें और इसमें क्या कोई फ़र्क नहीं है? क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन पूछा गया, क्या इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है? शुड दे डू सो फॉर वॉन्ट ऑफ रियल लीडरशिप विद इन दियर रैंक्स, क्या वो अपनी रैंक्स के अंदर, अपनी रैंक के लिए
ऐसी रियल लीडरशिप चाहते हैं, उन्हें चाहना चाहिए। दैट वुड बी अ सैड कॉमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द कंजर्वेटिव मूवमेंट्स इन द कंट्री। ये देश के लिए जो कंजर्वेटिव मूवमेंट है, जो रूढ़िवादी आंदोलन है और उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके लिए सैड कमेंट्री होगी, दुखद टिप्पणी होगी। इतनी बात समझ में आई इस पैसेज को रीड करके? बात समझ में आ रही है आपको? किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को रीड करना है, ये बात समझ में आई? आपने ऑब्जर्व किया? मैंने उन सारी चीज़ों को छोड़ता चला गया जो एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट बनाकर लिखी गई हैं। जो मेन बात थी वो तो इजी लैंग्वेज में लिखी थी, मैंने उसी को पिक कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन भी यहीं से बनाकर पूछ सकता है। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने पहला, आपको बताना है इन दोनों में कौन सा ट्रू है। लीगल फाइलिंग्स इन न्यूयॉर्क रिवील्ड दैट द ऑफिस ऑफ DA Cyrus Vance was arguing in court that Mr. Trump's accountants were required to produce 6 years of his personal and corporate tax returns in compliance with the grand jury subpoena। सबीना की जगह समन्स लिख कर दे देगा। क्या वो 6 ईयर था या 8 ईयर्स था? 8 ईयर्स था। उस बात को तो मैंने ध्यान से पढ़ा है, जानता हूँ उस बात को, तो वो 8 ईयर्स था, तो ये रॉन्ग हो गया है। मिस्टर ट्रंप हैज़ बीन चार्ज इन दिस लीगल सेल। वो क्या इन सब में मिस्टर ट्रंप को चार्ज किया गया था? नहीं, अभी चार्ज कहाँ किया था? उनका तो बस नाम आया था बाद में, मिस्टर ट्रंप को चार्ज किया ही नहीं गया था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को किया गया था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, नन इज़ करेक्ट होगा। उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करो जो चीज़ें काम की हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। इसके लिए प्रैक्टिस करोगे 10 दिन, अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये गारंटी है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं पढ़ के, लेकिन जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, अगर वो सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ गए तो पैसेज आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, जैसे आज तक नहीं कर पाए। ये मेरा चैलेंज है, आप करते रहो। जिस दिन मार्क्स आ जाए मुझे ही बता देना। जिस दिन आपने काम की बातें पकड़ना शुरू कर दी, आपके मार्क्स अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, गारंटी है इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर का है। देयर इज़ नो एस्केपिंग द रियलिटी दैट इफ़ द चार्जेस विल, देखो इफ़ के साथ हमें बताता है ये कंडीशन को, और जब ये कंडीशन बताता है तो सेंटेंस बन जाता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस बताता है हमें फ्यूचर की बात। फ्यूचर की बात, मैं अगर आपसे बोलूँ इफ़ आई डू दिस, अगर मैं ऐसा करता हूँ मतलब इन फ्यूचर ना, अभी मैंने किया तो नहीं है ना तो किया है ना मैं करता हूँ। बात समझ में आ रही है? मतलब करूँगा ना, कि हुआ नहीं है काम, हुआ नहीं है तो फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की बात है तो विल भी फ्यूचर की बात बताने की कोशिश करता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। तो आप यहाँ से नोट बना सकते हो कि इफ़ अगर कहीं आप देख लेते हो तो उसके वाले पार्ट में जहाँ इफ़ वाला क्लोज लिखा होगा, इसमें कभी विल और शैल का यूज़ नहीं किया जाएगा, ना ही मे और कैन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एरर बन जाता है, विल नहीं आएगा। एंड द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू। अब देखो इन्वेस्टिगेशन एक ही है, और इन्वेस्टिगेशन अगर एक है तो फिर कंटिन्यू होगा या कंटिन्यूज़ होगा? कंटिन्यूज़ होगा। यहाँ भी एरर हो गया है। ही विल बी होबल। अब देखो विल के साथ, देखो किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, मैंने मॉडल की क्लास में ये आपको बात बताई है, बी लिखा हो तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो होबल्ड होगा ना कि होबल होगा। शुड ही अटेम्प्ट अ सेकेंड प्रेसिडेंशियल रन इन 2024, ये ठीक लिखा है, हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मिस्टर ट्रम्प्स नेम वॉज मैंसनड इन सेवरल पॉइंट्स इन द इंडिक्टमेंट। अब देखो ध्यान से, अगर ये लिखा होता इन सेवरल पॉइंट्स और आगे इन द इंडिक्टमेंट नहीं लिखा होता तो ये ठीक हो जाता कि कुछ पॉइंट्स के अंदर उसका नाम आया है। अभी ये कह रहा है कि चार्जेस में, अब यहाँ पहले से इन लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, चार्जेस में कुछ पॉइंट हैं। ये जो चार्ज है, चार्ज की मतलब जो चार्ज लगे गए हैं वो लिखे हुए हैं, उसमें कुछ पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट में नहीं, अब इन पॉइंट पर आया है, क्योंकि मैं हमने उस चार्जेस के लिए यूज़ कर दिया कि इस चार्ज में कुछ पॉइंट पर मतलब एक डेस्टिनेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो एट आएगा। इसे और अच्छे से अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो, जैसे ये कोई कॉलेज है, ठीक है, और इसका ये यहाँ गेट है, और मैं इस गेट पर खड़ा हूँ। मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे कहा आई एम ऑन द गेट ऑफ द कॉलेज, तो मैं कॉलेज के गेट पर हूँ, ऑन द गेट। ऑन द गेट का मतलब ये हो जाएगा इस गेट के ऊपर हूँ मैं। इन द गेट मतलब हो जाएगा इस गेट के अंदर हूँ मैं, मतलब इस गेट पर हूँ मैं। क्या बताना चाहता हूँ, इस गेट के आसपास कहीं खड़ा हूँ ना मैं, डेस्टिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ क्या आएगा, एट। जब हम किसी पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं तब हम एट का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ देखा कि इन इसके साथ लिखा हुआ है इंडिक्टमेंट में, चार्जेस में। अब पॉइंट बचे हैं तो पॉइंट पर उसका नाम आया, ना कि पॉइंट में उसका नाम आया, तो एट सेवरल पॉइंट्स होगा। अगर ये इन द इंडिक्टमेंट ना लिखा होता तो फिर इन सेवरल पॉइंट्स भी ठीक था, एट सेवरल पॉइंट्स भी ठीक। यहाँ एरर बन जाता है,
इन द इंडिक्टमेंट एंड द एविडेंस एट हैंड अपियर टू शो दैट एज द फॉर्मर CEO ऑफ द कंपनी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द 45th प्रेजिडेंट ऑफ द US हैड के साथ तो साइंड होगा, एरर हो गया। सम ऑफ द लीगल कंपनसेशन चेक, अब देखो यहाँ सम लिखा है, अब कुछ हो सकता है तो कुछ के लिए हमें इधर प्लूरल नाउन चाहिए होगा ना भाई, बहुत सारों में से तो कुछ होगा, यहाँ तो एक भी अगर चाहिए होगा तो भी बहुत सारों में से एक ही निकल के आएगा, तो यहाँ तो बहुत सारे पहले से हैं तो बहुत सारों में से आएगा, तो चेक्स होगा ना कि चेक होगा, यही पे एरर था, ठीक है। तो आज मेरी ये कोशिश थी कि आपको ये बताने की कि आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को किस तरीके से रीड करना है, ताकि आप टाइम के साथ विद इन टाइम 5-6 मिनट के अंदर उस चीज़ को सोल्व कर पाओ, पढ़ पाओ उसे। आपको बस काम की चीज़ें उठानी है, और ऐसा नहीं है कि आप बस आज का पैराग्राफ पढ़ा और आपने अगला पैराग्राफ अपने हिसाब से पढ़ के देखा, अपने हैंड पर कुछ हुआ नहीं, आपको सर कुछ नहीं हो रहा है इससे, आपको 10-12 दिन लगेंगे, 10-12 दिन आपको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।